नमस्कार, मैं श्रीमती रितु सिन्हा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय कोरबा। मैं आज बीएस सेकेंड ईयर का पेपर 2 मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, उसमें विशेषकर फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर अपना व्याख्यान दे रही हूँ। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत वास्तव में मुद्रा के मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। मुद्रा मूल्य से तात्पर्य उसकी क्रय शक्ति से होता है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, ये मुद्रा की क्रय शक्ति है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से हमारा आशय सामान्य रूप से वस्तुओं की उस मात्रा से है जो कि मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विनिमय से प्राप्त होती है। यदि हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत का इतिहास देखें तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की क्रमबद्ध व्याख्या अंग्रेजी विचारक जॉन लॉक के द्वारा 1691 में की गई। समय समय पर इस सिद्धांत में संशोधन किए गए। 1752 में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इसके बाद प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल आदि ने इस सिद्धांत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में फिशर ने इस सिद्धांत को एक समीकरण का रूप प्रदान कर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का समर्थन किया। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जिसे कि लेन देन समीकरण से भी जाना जाता है, मुद्रा मूल्य के निर्धारण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार मुद्रा की मात्रा अथवा उसका परिमाण है। मुद्रा की मात्रा और उसके मूल्य के बीच में विपरीत समानुपातिक संबंध है। अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो इसका मूल्य आधा रह जाएगा, अथवा मात्रा आधी होने पर मूल्य दुगना हो जाएगा। सिद्धांत का कथन फिशर के शब्दों में ही, यदि अन्य बातें अपरिवर्तित रहे तो ज्यों ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है, और विलोमशः भी यही स्थिति रहती है। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण, मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है तथा मुद्रा के परिमाण और कीमत स्तर अर्थात वस्तुओं के मूल्यों में सीधा समानुपातिक संबंध होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक सिद्धांत कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित रहते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे मुद्रा की मांग और व्यापार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, वस्तु विनिमय के द्वारा संपन्न होने वाले सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, साख मुद्रा तथा विधिग्रह मुद्रा के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथी मान्यता है कि मुद्रा की चलन गति, प्रचलन वेग ये भी अपरिवर्तित रहती है। अब हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण देखेंगे। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन को विनिमय समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। समय समय पर समीकरण के रूप में भी परिवर्तन होता रहा, परंतु इरविंग फिशर द्वारा प्रस्तुत समीकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले फिशर के पूर्व जो समीकरण था P बराबर M/T, यहाँ पर P सामान्य कीमत स्तर अर्थात वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों को बताता है, M देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को बताता है और T देश में व्यापार की वस्तुएं एवं सेवाओं की ओर इंगित करता है। यह T को स्थिर माना गया है। मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में सीधा एवं समानुपातिक संबंध होता है। इस समीकरण को दूसरे रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसे PT बराबर M अर्थात बेचे गए कुल माल की कीमत
पीटी देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा के बराबर है। परंतु इस समीकरण को पूर्ण नहीं माना गया क्योंकि इसमें मुद्रा की चलन गति को सम्मिलित नहीं किया गया था। बाद में मुद्रा की चलन गति प्रचलन वेग को समीकरण में सम्मिलित किया गया और समीकरण का नवीन रूप प्रस्तुत हुआ। नवीन रूप है P बराबर mv बटा t, अर्थात PT बराबर mv। यहाँ v से अभिप्राय मुद्रा के प्रचलन वेग से है। PT एक विशेष कीमत स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की मात्रा अर्थात मुद्रा की मांग होगी, और दूसरी ओर mv प्रचलित मुद्रा की कुल मात्रा तथा उसका प्रचलन वेग मुद्रा की पूर्ति को सूचित करता है। यहाँ v और t स्थिर है, अतः m की मात्रा बढ़ने पर p भी समानुपातिक रूप से बढ़ जाता है और m घटने पर p में समानुपातिक कमी होती है। अब हम फिशर के समीकरण पर दृष्टि डालेंगे। पूर्व के समीकरणों में एक मुख्य अपूर्णता थी कि इसमें साख मुद्रा को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि साख मुद्रा भी विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। फिशर ने इस तथ्य को स्वीकारा और उन्होंने साख मुद्रा की मात्रा को भी अपने समीकरण में अलग स्थान दिया, परंतु उनका ये मानना था कि मांग जमा राशियों और साख मुद्रा की मात्रा का निर्धारण चलन की मात्रा के द्वारा ही होता है, अतः चलन और साख मुद्रा के बीच अनुपात स्थिर रहता है। फिशर का विचार था कि चलन की मात्रा दुगनी हो जाने पर साख मुद्रा की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी। फिशर ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिमाण समीकरण को निम्न रूप में प्रस्तुत किया है। PT बराबर mv प्लस m डैश v डैश अथवा P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। इस समीकरण में m चलन में मुद्रा की कुल मात्रा को बताता है, v मुद्रा का प्रचलन वेग है, m डैश साख मुद्रा की मात्रा है, v डैश साख मुद्रा का प्रचलन वेग, t प्रचलन में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अथवा मुद्रा द्वारा लेन देन किया गया लेन देन, P बराबर सामान्य कीमत स्तर। इस समीकरण में mv प्लस m डैश v डैश मुद्रा की पूर्ति तथा PT मुद्रा की मांग के सूचक हैं। P कीमत स्तर एक निष्क्रिय घटक है जो अन्य घटकों के द्वारा निर्धारित होता है, स्वयं उनको निर्धारित नहीं करता। चूंकि P मुद्रा की कुल पूर्ति mv प्लस m डैश v डैश के बराबर है, अतः P तथा मुद्रा की कुल पूर्ति का पारस्परिक सीधा अनुपातिक संबंध है। फिशर ने इस समीकरण को प्रतिपादित करते हुए ये माना कि v, v डैश और t स्थिर रहते हैं और m और m डैश के बीच एक निश्चित तथा अपरिवर्तनशील अनुपात रहता है। अतः स्पष्ट है कि P सामान्य कीमत स्तर में होने वाले सभी परिवर्तन केवल m के परिवर्तन के कारण ही होते हैं। P तथा m में सीधा समानुपातिक संबंध को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ रेखा चित्र में हमने OX अक्ष पर मुद्रा की मात्रा अर्थात m और OY अक्ष पर कीमत स्तर अर्थात P को लिया है। मुद्रा की मात्रा OM होने पर कीमत स्तर OP है। अब यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होकर यदि OM1 से OM2 मुद्रा में मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी उतना ही बढ़कर OP2 के बराबर हो जाता है। दूसरी ओर मुद्रा की मात्रा कम होने पर कीमत स्तर भी कम हो जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा कम होकर OM हो जाती है तो कीमत स्तर भी उतना ही कम होकर OP के बराबर हो जाता है। A, B, C इन बिंदुओं को मिला देने से हमें OL रेखा प्राप्त हो जाती है जो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों को दर्शाती है। इस प्रकार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच में अपने संबंधों को स्पष्ट करता है।
अन्य सिद्धांतों की भांति फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की भी आलोचना हुई। यद्यपि फिशर द्वारा विनिमय समीकरण तथा परिमाण सिद्धांत में सुधार और संशोधन किए गए, परंतु इसके बाद भी उनके परिमाण सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, सिद्धांत की मान्यताएं अवास्तविक हैं। जैसे एम में परिवर्तन होने पर कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, साथ ही मुद्रा के प्रचलन वेग में भी परिवर्तन हो जाता है, परंतु फिशर ने मुद्रा के प्रचलन वेग को स्थिर मान लिया था। एम डैश में परिवर्तन होने पर उसके प्रचलन वेग वी डैश को भी स्थिर मानना गलत है। तीसरा, एम में परिवर्तन होने से टी में भी परिवर्तन हो जाता है, जबकि फिशर ने इसे स्थिर माना, जो कि भ्रमपूर्ण है। फिर एम तथा एम डैश का अनुपात स्थिर मानना भी अवास्तविक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फिशर ने जो मान्यताएं ली थी, वो मान्यताओं में जिन तत्वों को स्थिर माना है वो वास्तव में सत्य नहीं है। दूसरा, समीकरण में सम्मिलित तत्वों की माप करना कठिन है। जैसे एम का अनुमान लगाना कठिन है, वी डैश तथा टी को स्थिर मान लेने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी तत्व परिवर्तनशील हैं जिनकी माप करना कठिन है। एक अन्य आलोचना कि कीमत स्तर केवल मुद्रा की मात्रा द्वारा ही निर्धारित होता है, यह भी गलत है। कीमत स्तर केवल मुद्रा की मात्रा द्वारा ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि अन्य तत्वों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मानसून की अनिश्चितता, राजनीतिक अशांति, उत्पादन की मात्रा, लागत में परिवर्तन इत्यादि। चौथा, मुद्रा मूल्य निर्धारण में ये सिद्धांत मुद्रा की पूर्ति पर अधिक ध्यान देता है और मुद्रा की मांग पक्ष की अवहेलना करता है। पांचवा आलोचना, वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की उचित व्याख्या नहीं करता है। इसके अतिरिक्त फिशर की व्याख्या दीर्घकालीन व्याख्या है, उन्होंने अल्पकाल पर महत्व नहीं दिया, जबकि कीन्स जैसे विचारकों का तो मानना है कि दीर्घकाल जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। आलोचकों द्वारा फिशर के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है, परंतु सिद्धांत को तथ्यहीन नहीं कहा जा सकता। मुद्रा की मात्रा का कीमत स्तर पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही रहता है। फिशर की व्याख्या इस मौलिक तथ्य की ओर भी संकेत करती है कि मुद्रा की मात्रा को उचित सीमा में बनाए रखे बिना किसी भी देश की आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है। धन्यवाद।